बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान में कई सालों से जारी पोलियो मुहिम को कई मुश्किलात का सामना रहा है। कभी हुकूमती वसाइल में कमी तो कभी दहशतगर्दों के हमले, मगर रियासत की जानिब से पोलियो मुहिम पर कामयाबी से अमल करवाने के लिए चैलेंजेस के अलावा मुल्क में बहुत से वालिदैन मुख्तलिफ खदशात की बिना पर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते ही नहीं है। असल में ये खदशात नहीं बल्कि इस मुहिम के खिलाफ फैलाई गई गलत मालूमात हैं। मगर पोलियो वो वाहिद बीमारी नहीं है जिसकी वैक्सीनेशन के बारे में गलत फहमियां पाई जाती हैं, और ना ही पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां ऐसे मामलात में लोग साइंस को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात पर लोग यकीन रखते हैं। मिसाल के तौर पर वैक्सीन ऑटिज़म का बाइस बन सकती है, बच्चों का मदाफ़ियाती निज़ाम इतनी ज़्यादा वैक्सीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, या ये जो बीमारियां हैं वैक्सीन ईजाद होने से पहले ख़त्म हो रही थी, और ज़्यादातर लोग जो बीमार होते हैं वही वैक्सीन लगवाते हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ात में ये भी है कि बड़ी अद्वियासाज कंपनियों के लिए ये कमाई का ज़रिया है, क्योंकि 2013 में वैक्सीन की आलमी मार्केट की कदर जो है वो 24 अरब अमरीकी डॉलर थी, और वैक्सीन में मौजूद गैर महफूज मादे, और ये भी कहा जाता है कि वैक्सीन मगरबी साजिश का हिस्सा है। अब वैक्सीन के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये 1798 में वैक्सीन जो है वजूद में आई थी, और सन 1800 में मुखालफत इसकी शुरू हुई। बरतानिया में मुखालफत 2 साल बाद ही हुई। फिर 1870 में हमने देखा अमेरिका में बहुत ज़्यादा शदीद मुखालफत देखने में आई थी वैक्सीनेशन को लेकर। इस तरह की र्यूमर सामने आती थी कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। और ये तो हम पिछली सदियों की बात कर रहे हैं। 1998 से 2004 तक हमने बरतानिया में भी देखा कि एंड्रू वैकफील्ड नामी डॉक्टर थे जिन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी और बताया था कि वैक्सीन के नुकसानात क्या हैं। उसके बाद में बरतानिया में बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ बीमारियों के केसेस बढ़े, जिनमें खसरा, पोलियो और टाइफाइड जैसी बीमारियां थी, जिनकी वैक्सीनेशन वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक पूरे सिस्टम के साथ होती है। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सामने आए थे, और वैक्सीन के फ़वाइद भी हैं। फ़वाइद ये हैं कि 1960 की दहाई में खसरा से सालाना 26 लाख लोग मर जाते थे। जब वैक्सीन आई तो अब इसकी जो रेशो है वो 80% कम हो गया, और चंद अशरे पहले तक पोलियो के जो मरीज हैं वो लाखों की तादाद में या तो मौत की वादी में चले जाते थे या फिर उन्हें फालिज हो जाता था। लेकिन अब पोलियो का दुनिया से तकरीबन खात्मा हो गया। 2 ममालिक हैं जहाँ पर पोलियो बचा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है। फिर टाइफाइड, कन्फर और तबेला जैसी बीमारियां थी जिन्हें शिकस्त दी वैक्सीनेशन के जरिए। और इसी वैक्सीन के हवाले से बहस ये है कि समाजी और मुआशी सूरत हाल, बेहतर खुराक और सफाई सुथराई वैक्सीन जितनी ही मौसर हैं। ये बात सच है कि वैक्सीन के मुतारिफ होने से पहले ही कुछ बीमारियों से होने वाली अमवात की शरह कम हो रही थी, लेकिन इन्फेक्शन के कम होने में वैक्सीन ने भी किरदार अदा किया। और आज हम प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान की फतह कितनी दूर है, हुकूमत पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ क्या इकदाम कर रही है, पोलियो है क्या, ये कैसे फैलता है, इसके असरात क्या हैं, किन बच्चों में पोलियो होने का ज़्यादा खदशा होता है, वालिदैन के जहनों में जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दूर कैसे किया जा सकता है, क्या हिफाजती टीकों के शेड्यूल के दौरान पोलियो वैक्सीन दी जा सकती है, पोलियो से बचा कैसे जा सकता है, किसी भी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, और क्या पोलियो का कोई इलाज भी है। वैक्सीन की बहुत सी खुराकों के बाद एक सवाल सामने आता है कि कुछ बच्चों में वायरस हो गया। इन सब सवालों के जवाब आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, हुकूमत के इक़दाम जानने की कोशिश करेंगे, और हुकूमती अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने ज्वाइन किया है स्काइप पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। MS म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर असद असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। और डायरेक्टर NICH डॉक्टर जमाल रजा साहब ने भी अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तानी हुकूमत के, पहले आप इक़दाम के बारे में बताएं, ख़ास तौर पर पोलियो वायरस के हवाले से जो पाकिस्तान जो कैंपेन करता है वक्फे से, इसमें कितनी कामयाबी मिल रही है गवर्नमेंट को?
देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, जिसके अंदर रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है, उसमें पोलियो ड्रॉप्स भी शामिल हैं और बाकी भी ये जो तमाम बीमारियां जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो हमारी टेटनस है, हमारा मीजल्स है और ट्यूबरक्लोसिस है, ये तमाम बीमारियों के खिलाफ जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके ऊपर भी बहुत मेहनत की जा रही है और कोशिश ये है कि उसका दायरा कार बढ़ाएं। अभी तक ये है कि हमारी जो कवरेज है वो खासतौर पे जैसे बलूचिस्तान की प्रोविंस है वहां पर सिर्फ 40% है। पंजाब में निस्बतन बेहतर है, सिंध में भी ठीक है, मगर उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है कि हम उसका दायरा कार बढ़ाएं। तो पोलियो जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन के थ्रू भी वो जो एट बर्थ भी ड्रॉप्स मिलते हैं और उसके बाद तीन तीन डोजेस जो हैं वो और मिलती हैं। मगर जिस तरह से हमने देखा है कि पूरी दुनिया में आज पोलियो का खात्मा हो गया है, पाकिस्तान और कुछ हद तक अफगानिस्तान में आज भी पोलियो मौजूद है, जिसके लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और पाकिस्तान में हो भी रही है। पोलियो की अप्रोच जो है उसको टोटली चेंज किया गया है कि पहले सारा फोकस था वो पोलियो ड्रॉप्स के ऊपर कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएं, मगर अब जो हमारी नई अप्रोच है जो पोलियो प्रोग्राम की, उसके अंदर हम वो जो रूट कॉज है पोलियो का, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से फैलता है सीवेज के पानी के थ्रू और अगर सैनिटेशन नहीं होती, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो उसके ऊपर भी अब फोकस किया जा रहा है कि हम जहां पोलियो के कतरे पिलाते हैं उसके साथ साथ हम ये जो एक जो स्पेशली जो 40 हाई रिस्क यूसीज है, पोलियो इस वक्त कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ एरियाज के अंदर, वो आइडेंटिफाई हुई है 40 हाई रिस्क यूसीज हैं जो वेरी हाई रिस्क यूसीज हैं, जहां पर मेन केसेस जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो वहां पर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम हो रहा है कि वहां पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को, वहां की सैनिटेशन को और वो जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं उसको एनहेंस किया जाए। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा है और दूसरा जिस तरह से आपको पता है कि पोलियो के लिए जो कैंपेन्स चलती हैं, नेशन वाइड कैंपेन्स भी होती हैं और कुछ कैंपेन्स होती हैं जो कि फोकस्ड होती हैं इन हाई रिस्क एरियाज के अंदर। तो बीच में ये था कि हम लोगों ने दिसंबर 2019 में जब एक हमने बड़ा साल देखा था जब बहुत ज्यादा 140 प्लस केसेस आए थे, उसके बाद फिर नए सिरे से पोलियो प्रोग्राम को रिवैम्प किया गया और दिसंबर में और फरवरी में जो थी लास्ट ईयर 2019 के दिसंबर और फरवरी 2020 में जी। नेशन वाइड कैंपेन्स की गई थी, जिसके बाद हमें एक वाजे कमी पोलियो के केसेस में नजर आई थी। मगर उसके फौरन बाद कोविड आ गया और हमें अपनी तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो कोविड की तरफ डायरेक्ट करनी पड़ी। पोलियो वर्कर्स का भी चूंकि एक लोगों को था कि घरों में लोग ना जाएं और पोलियो वर्कर्स की अपनी सेफ्टी भी थी और कुछ पोलियो वर्कर्स को जो है वो कोविड की तरफ भी रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया गया। उसके बाद ये थोड़ी सी ब्रेक आई, मगर जुलाई के अंदर दोबारा हम लोगों ने कैंपेन्स का सिलसिला शुरू कर दिया और आपने देखा होगा कि जुलाई से लेके आज तक जुलाई में हुई, सितंबर में हुई, अक्टूबर नवंबर में हुई और अब आगे जाके फिर ये जनवरी में जो है, दिसंबर में जनवरी में दोबारा नेशन वाइड कैंपेन्स होनी है। ठीक। तो इससे इंशाल्लाह अब ताला कोविड की डॉक्टर साहब दूसरी लहर आ रही है और शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस पर मैं आपसे बात करूंगा। मैं डॉक्टर असद असलम आपकी तरफ आना चाहूँगा। क्या बहुत सारे वालिदैन में सवालात हैं कि हिफाजती टीकों का शेड्यूल चल रहा होता है, इसके दौरान बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा सकते हैं, और आप गवर्नमेंट कैंपेन को किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मैडम से बिल्कुल एग्री करूँगा। बीच में सिर्फ कोविड की वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन आई, अदरवाइज बड़ी ही एग्रेसिव कैंपेन चली थी पोलियो के, और बार बार टीवी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बताया गया कि आप बच्चों को बेशक ज़रूरी नहीं एक दफ़ा ही पिलाएं, बार बार पिला सकते हैं। और लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम पार्टिसिपेशन, जो हेजिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। वो बात जगह वो पेरेंट्स बच्चों को पोलियो की वैक्सीन ड्रॉप नहीं पिलाते, वो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा हर्डल है। वो हमें एड्रेस हम उसको कर रहे हैं बार बार एडवर्टाइज करके, एडवोकेसी करके। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इशू वो है पार्टिसिपेशन बाय द पेरेंट्स। ठीक। डॉक्टर जमाल रजा साहब, पोलियो क्या है, कैसे मुंतकिल होता है, इसके अलामात क्या है, इसके असरात क्या हो सकते हैं? शुक्रिया जनाब। पोलियो जो है वो वायरस है और जाहिर है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट है उसका, यानी आंतों के जरिए वो इफेक्ट करता है और उसके अंदर पैरालिसिस और बाज़ अमवात भी हो जाती है। ये इल्म है। जो बच्चे पोलियो वायरस हार्बर कर रहे होते हैं, ये बात समझने की भी है कि
जो 100 बच्चों को समझे अगर पोलियो वायरस से इन्फेक्ट करता है तो उसमें से किसी एक को ही पैरालिसिस डेवलप होती है, लेकिन वो बाकी 99 भी अफेक्टेड होते हैं और वो सारे के सारे बच्चे पोलियो वायरस सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो कि फिजला में शामिल होकर और फिर पानी में शामिल हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखें तो ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारे पास केसेस हैं, कम से कम उसके 100 गुना इन्फेक्टेड केसेस हैं, क्योंकि एक को पोलियो हुआ है जिसका पता चल गया है, लेकिन बाकी 100 का पता नहीं चल रहा। तो ये बड़ी अहम बात है कि नंबर ऑफ केसेस एक्चुअली बहुत ज्यादा होते हैं और वो जो है वो सिर्फ उसमें से कुछ केसेस जाहिर होते हैं। तो लिहाजा ये जरूरी है कि अगर एक भी केस हो तो उसे हम 100 केस तस्वुर करें और उसकी जो तदारुक है या जो उसकी कैंपेन है वो उसी लिहाज से चलाई जाए कि जैसे 100 केस हमारे पास हैं। और जैसा कि अभी फरमाया कि जी कुछ यूसेज हैं जो हाई रिस्क यूसेज है, जिनके अंदर खास तौर से पोलियो मुहिम चलाई जाती है। पोलियो मुहिम तो पूरी मुल्क पे चलाई जाती है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जाहिर है उन यूसेज के ऊपर है जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। और ये भी बताया गया कि जी वालदैन का एक रिफ्यूजल जो है हमारे पास आता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहत देखने में आती है और उसको कोशिश की जा रही है कि उसको उसका तदारुक भी किया जाए और उसको हैंडल किया जाए। उसमें उनकी बहुत सी रिजर्वेशन हैं, कुछ उनकी वैक्सीन की एफिकेसी के हवाले से भी है, उसमें कुछ बाज़ औक़ात ये भी उनके खदशात थे कि जी वैक्सीन में कुछ अनासर ऐसे शामिल हैं जो शायद ठीक ना हो। तो लिहाजा वो सारी चीज़ें शकूक व शबात भी किए गए हैं मुख्तलिफ औक़ात के अंदर। इसमें मजहबी रहनुमाओं को भी इन्वॉल्व किया गया है और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया गया है, लोगों को दिया जा रहा है कि जनाब इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो कि किसी भी कतई तौर पर गैर इस्लामी या नुकसानदेह हो बच्चों के लिए। और हमारी कोशिश बारहा यही है कि ये मुहिम ठीक तरह से अगर चलाई जाए तो शायद हमें अगर 100% बच्चों को हम इम्यूनाइज कर सकें, फिर इसका मतलब ये है कि हमें शायद ये बार बार मुहिम चलाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। जो बार बार मुहिम चलाई जाती है इसकी वजह यही है कि कुछ ना कुछ बच्चे अंदर रह जाते हैं। हाँ, हम कितना दूर हैं हर्ड इम्यूनिटी या इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़त से डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल। और जैसे आपने दूसरा जिक्र किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ममालिक दुनिया में रह गए, तो एक और जो वजह पोलियो पे पूरी तरह से हमें काबू ना पा सकने की है वो ये है कि चूंकि ये क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलिंग बहुत होती है और बच्चे जो है वो इधर से उधर ट्रैवल कर जाते हैं, तो इसमें भी केसेस मिस हो जाते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में केसेस बतदरीज मौजूद हैं। जैसा बताया कि जी पिछले साल 147 थे, इस साल 81 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा झटका हमें पहुंचा है पोलियो की मुहिम चलाने के अंदर कोविड के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल। लंबा अरसा ऐसा था कि जिसके अंदर अब हमें कितनी मुद्दत तक ये मुहिम जारी रखना होगी और हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना, हुकूमत क्या मजीद इक़दामात कर सकती है, इस पर मैं बात करूंगा, मुझे आपका जवाब लेना है। एक ब्रेक के बाद हम डॉक्टर नौशैबा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मजीद क्या बेहतरी की जा सकती है अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर। ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक। डॉक्टर नौशीन आमिर साहबा, कोविड की अब दूसरी लहर आ रही है और ये भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान में। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इस पर एहतियात बरतनी चाहिए, आवाम को मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिए गए हैं। अगले एक माह में ऐसा लग तो नहीं रहा कि इस पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा, केसेस बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। तो फिर जब जनवरी में कैंपेन करनी है 1 से 1.5 माह बाद, उसके लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि पहले ही एक बहुत बड़ा गैप आया था जब लॉकडाउन हुआ था। देखें जी, इस वक्त पोलियो वर्कर्स को जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से उन्होंने इस कैंपेन को इसके दौरान भी जारी रखना है, कि किस तरह बच्चे को टच किए बगैर और किस तरह हाइजीन को सैनिटाइजेशन के साथ, मास्क के साथ, तो उन सारे वर्कर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि कोविड के ज़माने में भी कि उन लोगों ने किस तरीके से ये जो ड्रॉप्स हैं वो सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए, एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए इस कैंपेन को जारी रखना है। तो अभी तक तो हमारा जितनी कैंपेन जुलाई से अभी तक प्लान हुई थी वो तो तमाम की तमाम जो है वो कामयाबी के साथ जो है वो हुई हैं, बल्कि समझे कि 102% या 104% हमें रिजल्ट उसमें मिला है कि अगर हमने 100 बच्चे
टारगेट किए थे तो हम 104 बच्चों तक पहुंच सके हैं। तो वो अभी तक की कैंपेन्स तो बहुत कामयाब हुई हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल महीना है जो दिसंबर का आने वाला महीना है, मगर इसके अंदर भी जो है वो पूरी प्लानिंग हो चुकी हुई है और मैं समझती हूँ कि कोविड के SOPs को सामने रखते हुए ये कैंपेन जो है ये इंशाल्लाह ताला मुकम्मल की जाएगी। डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा है, जैसे अभी बात हो रही थी रिफ्यूजल रेट की, कि जो जिस वक्त अब आप देखते हैं कि पोलियो कैंपेन होती है तो साथ ही उसकी एक मीडिया कैंपेन भी लॉन्च की जाती है जी गवर्नमेंट की तरफ से। आप लोग भी मीडिया के ऊपर भी बाकायदा एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं पोलियो के बारे में, जितनी मिथ्स हैं, जितनी गलत फहमी है उनको बताया जाता है। उसके अलावा बिल बोर्ड्स के जरिए, फ्लेक्सेस के जरिए ये इसके तो उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा रिफ्यूजल रेट जो है उसमें एक वाज़े कमी आई है कि जिस तरह से पेरेंट्स पहले रिफ्यूज करते थे, इस दफा की जो लास्ट कैंपेन्स हैं उसके अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो ये और सिक्योरिटी मेजर्स पहले होते थे, पोलियो वर्कर्स पे अटैक्स होते थे जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से हम लोगों ने सफ़र भी किया, कैंपेन्स रुकती भी रही हैं। मगर अब सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। जब पोलियो टीम्स जाती हैं तो सिक्योरिटी पर्सनल साथ होते हैं, इसलिए वो सिक्योरिटी भी एश्योर कर दी गई जी है। तो ये जितने हर्डल्स हैं इनको एक एक करके हम ओवरकम कर रहे हैं और एक नई अप्रोच के साथ एक बिल्कुल इसके माइक्रो डायनामिक्स पे अब जाके कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसका एनालिसिस होता है, उसकी रोशनी में तो बहुत एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो है वो बच्चों तक पहुंचा जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये अवेयरनेस कैंपेन्स भी जो चलाई जाती हैं ड्यूरिंग इसके जिस वक्त ये जी जी ड्रॉप्स पिलाने का सिलसिला जारी होता है तो हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और उम्मीद ये है कि 2021 जो है वो ईयर ऑफ इंटरप्शन होगा। इसका मतलब ये है कि ये वो साल होगा जिसके अंदर हम पोलियो का खात्मा देख सकेंगे। बहुत ये बहुत एम है। अच्छी आपने खबर दी। डॉक्टर असद साहब, आप अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2021 खात्मे का साल होगा पोलियो का, आप क्या समझते हैं कितनी मुद्दत तक हमें ये मुहिम जारी रखना होगी? ख़त्म इंशाल्लाह ताला 2021 में पाकिस्तान से पोलियो अगर हो जाता, उसके बाद भी इस मुहिम को कब तक जारी रखना चाहिए? देखें, कोई भी कैंपेन, कोई भी बीमारी हो, उसका जब खात्मा हो जाता है, जब हम क्लेम करते हैं तो उसके बाद कोई पीरियड सर्विलेंस का होता है। तो सर्विलेंस में भी हमें वो इस कैंपेन को जारी रखनी पड़ती है और हमें पोलियो के ड्रॉप तकरीबन अगले 5 साल तक मेरे हिसाब से देने पड़ेंगे टू अच्छा कीप पाकिस्तान पोलियो फ्री। अच्छा, अगले 5 साल तक पोलियो के ड्रॉप देने पड़ेंगे। तो मुख्तलिफ सवालात हैं जो जो बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो इसे साजिश समझते हैं, जो पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से जो गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन है वो आप किस हद तक दुरुस्त से देख रहे हैं? उन वालिदैन को कितना टच कर रही है ये कैंपेन जो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, जैसे डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने बताया, दुरुस्त है या उसमें कितनी मजीद बेहतरी लानी चाहिए कि वो वालिदैन जो इससे भागते हैं बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से, वो आए पिलाएं, खुद आकर कहें कि हमारे बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं? देखें, पेरेंट्स को और वालिदैन को ये बताने के लिए कि पोलियो जिस्म पर कैसे इफेक्ट कर सकता है, हर कैंपेन में टीवी पर बाकायदा तस्वीर दिखाई जाती है बच्चों की जो माजूरी का शिकार है पोलियो की वजह से। तो वो उसका मकसद ये होता है कि उनको एहसास दिलाया जाए कि देखें, खुदा न खाता अगर किसी बच्चे को पोलियो के कतरे ना पिलाए तो हो सकता है वो भी इस मर्ज में मुब्तला हो जाए। मिसकॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, पेरेंट्स के, लोगों के मिसकॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ तक कि कई लोग तो ये समझते हैं कि खुदा न खाता कि ये कोई जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं ये कोई कंट्रासेप्टिव के दवाई है जो खासतौर पर बच्चियों को दी जा रही है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये हम बार बार बच्चों पेरेंट्स को रीअश्योर करते हैं कि ये सिर्फ बच्चों की सेफ्टी के लिए है, उनको माजूरी से बचाने के लिए है। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है हमारी कैंपेन का, एडवोकेसी का, टू मेक पाकिस्तान पोलियो फ्री। ठीक। डॉक्टर जमाल साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि बहुत सारे बच्चों को वैक्सीनेशन की बहुत सारी खुराकें देने के बाद भी वायरस हो जाता है उनमें, और किस तरह के बच्चे होते हैं जिनमें पोलियो वायरस होने का खतरा ज़्यादा होता है? थोड़ी रोशनी डालें इस पर। जी जी, असल में हमारे मुल्क में अगर आप वाकिफ हैं तो मेल न्यूट्रिशन की शरह बहुत ज़्यादा है। जो आखिरी न्यूट्रिशनल सर्वे हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर सिंध के अंदर तकरीबन 40% से मेल न्यूट्रिशन की शरह है और तकरीबन लगभग किसी जगह कम किसी जगह ज़्यादा इसी कैफियत के अंदर। तो जाहिर है अगर एक बच्चा malnourished है या उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है
या कम है, तो उसको जब हम पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो उसकी जो मुदाफियत है वो उस तरीके से डेवलप नहीं होती जैसे कि एक वेल नरिश बच्चे, क्योंकि जाहिर है पोलियो जो भी इम्यूनाइजेशन लगाई जाती है वो उसका मकसद ये होता है कि बच्चे के अंदर उसकी एक क़ुव्वत मुदाफियत को बढ़ाया जाए, लेकिन वो क़ुव्वत मुदाफियत भी उसी वक्त बढ़ती है जब उसकी ग़िज़ाई या सेहत उसकी ओवरऑल बेहतर हो। तो ये एक वजह रही है हमारे मुल्क के अंदर के पोलियो के कतरे बार बार पिलाने के बावजूद बाज़ औक़ात बच्चों को पोलियो हो गया है, और इसको ओवरकम करने के लिए जो नई मुहिम चलाई जा रही है उसके अंदर पोलियो के कतरे के अलावा 14 हफ्ते के ऊपर इंजेक्शन पोलियो का भी लगाया जाता है, जो हमारा EPI का शेड्यूल है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ मुहिम्मात के ऊपर लोग तवज्जो ना दें, बल्कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है अगर वो उसको ठीक कर ले तो उसमें पोलियो का इंजेक्शन भी शामिल है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर सकता है, या उन बच्चों को जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है उस चीज को ओवरकम कर दीगर बीमारियों से भी आपको बचा सकता है। नहीं, हमें सिर्फ पोलियो से नहीं बचना, हमें उन तमाम बीमारियों से बचना है, जैसे खसरा का आपने शुरू में जिक्र बिल्कुल, किया। मैं इस पर आगे चलकर बात करूंगा। ओवरऑल वैक्सीनेशन के हवाले से ये कितनी जरूरी है, इस हवाले से भी अवेयरनेस हुकूमत को, मैं इस पर आगे चलकर बात करूंगा। अभी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस सामने आते हैं, आपने देखा होगा NICH में भी, कि खुराकें दे दी हैं उसके बाद भी पोलियो हो गया, ये इसकी क्या वजह होती है? जैसे मैंने बताया कि मेल न्यूट्रिशन सबसे बड़ी वजह है कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मालनरिश्ड होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम जरा कमजोर होता है, लेकिन उसका तरीका यही है कि बार बार, इसी वजह से हम बार बार उनको पिलाने के लिए कहते हैं कि 8 दफा 10 दफा 12 दफा जितनी दफा भी पोलियो मुहिम्मात चले वो पिलाएं, और ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है बहरहाल डेवलप हो, और यही इसका वाहिद हल है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ज़ाहिर उनकी ग़िज़ाई जो किल्लत है उसको तो दूर करने में काफी वक्त लगेगा, तो इतना वक्त तो हमारे पास नहीं है, और हम चाहते हैं कि जैसे फरमाया डॉक्टर मशीन ने कि 2021 के अंदर हम पोलियो से खात्मा हासिल करें, तो उसके लिए बेहतर यही है कि मुहिम्मात के साथ लोग पूरी तरीके से ताउन करें, और अपने बच्चों को जैसे भी मुहिम्मात चलती है लाजमी तौर पर अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, बिला खौफ से खतर पिलाएं, अगर पहले पिलाए जा चुके हैं तो भी पिलाएं। एक फटीग फैक्टर भी आ जाता है जो कि हम देखते हैं कि जब बार बार मुहिम्मात चलती हैं तो लोग तंग हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी ये सवाल करते हैं कि जी बार बार क्यों पिलाए जा रहे हैं, तो बार बार इसीलिए पिलाए जाते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी के अंदर कुछ ऐसा फुकदान है कि कई दफा ऐसा भी होता है कि 3 दफा 4 दफा उनको पिलाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एट रिस्क है या पोलियो डेवलप कर जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो फटीग फैक्टर को ना आने दें, और ये वालिदैन समझे कि ये अगर बार बार पिलाए जा रहे हैं तो उनके बच्चे की बेहतरी के लिए है, या उसको बचाने के लिए है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये ओवरऑल वैक्सीनेशन के हवाले से, सिर्फ पोलियो नहीं दीगर भी हैं जिनसे बचाव के लिए वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है, और गवर्नमेंट का जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं इनके साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, इस अहम तरीन कैंपेन्स को लेकर डॉक्टर्स के साथ कितनी इंटरेक्शन है गवर्नमेंट की। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। डॉक्टर असद असलम साहब, वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ, उनका रोल आप किस तरह देख रहे हैं, और हुकूमत जो कैंपेन्स लॉन्च करती है उसके लिए डॉक्टर्स के साथ उनका रिलेशन कैसा है? देखिए, कोई भी वैक्सीन किसी भी जगह इंट्रोड्यूस कराई जाए तो उससे पहले उसका ट्रायल होता है, उसके बाद अप्रूवल होता है। हमारे मुल्क में सबसे पहले ड्रैप ने अप्रूव करना होता है किसी भी दवाई को, वैक्सीन हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके अप्रूवल के बाद ही मुल्क में वो इस्तेमाल हो सकती है। तो जहाँ तक मेडिकल एसोसिएशन का ताल्लुक है, वो तो कभी ऐसी किसी चीज़ में रुकावट नहीं बनती, बल्कि तो उनकी बड़ी फुल सपोर्ट होती है ऐसे मामलात में। गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा होता है उनके साथ, हुकूमत उनसे किस तरह रवाबित करती है, क्योंकि ये एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं अवेयरनेस के हवाले से? देखिए, एसोसिएशन का रोल तब आता है कि अगर कोई मुल्क में ट्रायल करना है किसी भी वैक्सीन का, मतलब जिस तरह अब कोविड का ट्रायल हो रहा है पाकिस्तान में, 3rd स्टेज पर एंटर हो रहा है, तो उसमें तकरीबन हर एसोसिएशन ऑन बोर्ड होती है, तो उसके बाद हर डिसिप्लिन जो मेडिसिन का जो प्रोफेशनल्स हैं ऑन बोर्ड होते हैं, तो उसके बाद ही वो ट्रायल शुरू होता है। तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल दे आर ऑलवेज ऑन बोर्ड, और अब भी हैं इस वक्त। फॉर एग्जांपल आप कोविड की ले लें इस वक्त। ठीक,
डॉक्टर जमाल साहब, आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जितनी भी कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं, इनमें डॉक्टर्स को या मेडिकल एसोसिएशंस को किस हद तक एतमाद में लिया जाता है? देखिए, हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन से, और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन बच्चों की पीडियाट्रिशियंस की तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करती है, और हम मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ इसमें शामिल होते हैं। ईपीआई की जो बड़े लेवल की मीटिंग होती है उसमें तमाम पीटीए को भी इन्वाइट किया जाता है, और हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से तमाम जो बच्चों के डॉक्टर हैं उन तक गवर्नमेंट की जो मुहिमात हैं उसके हवाले से भी मालूमात पहुंचाते हैं, और एक्टिवली उसके अंदर तमाम अपना हिस्सा डालते हैं कि जो वालिदैन को ये वैक्सीनेशन के बारे में जो मालूमात देनी है उनको सपोर्ट देनी है, क्योंकि जाहिर है एक पीडियाट्रिशियन के ऊपर बच्चे के जो वालिदैन हैं उनका बड़ा एतमाद होता है। वो अपने बच्चे का चूंकि इलाज हमसे कराते हैं तो हम पे उनका बड़ा एक भरोसा होता है, और जब हम उन्हें वैक्सीनेशन के लिए कहते हैं तो वो हमारी बात सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो हम अपने तौर पर और हमारी एसोसिएशन की ये जिम्मेदारी समझते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे यकीनन, डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे वालिदैन से यकीनन आप मिले होंगे जिनके वैक्सीनेशन के हवाले से खदशात होंगे। क्या उमूमन खदशात होते हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है? हुकूमत पाकिस्तान उसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, खदशात तो आमतौर पर जिन वालिदैन के, एक तो कुछ वालिदैन की तादाद ऐसी है जो इम्यूनाइजेशन के लिए जाती ही नहीं है, वो उनके पता नहीं क्या होते हैं कि जी ये जरूरत नहीं है इसकी, और वो एक बड़ा तबका है ऐसा कि जिसको जो हम तक नहीं पहुंचता वो हम ज़ाहिर मजबूर हैं। और वो जैसे फरमाया डॉक्टर अशीम ने कि जी हुकूमत मुख्तलिफ जो ज़राए अबलाग इस्तेमाल करती है, जिसमें आपका रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि वो वालिदैन को ये भरोसा दिलाए कि भाई ये आपके बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए है, लिहाजा इसके अंदर जरूर हिस्सा ले। तो वो, और जो हमारे पास आते हैं उनके लिए हमारे इतनी मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनका एक ट्रस्ट होता है पीडियाट्रिशियन के ऊपर। तो हम इन्हें जब बताते हैं, अगर किसी किस्म के खदशात उनके होते भी हैं कि जी ये बच्चों को नुकसान, जैसे टाइफाइड वैक्सीन आई थी तो शुरू में कुछ उसके अंदर एक किसी ने कहा जी इंडियन वैक्सीन है और वगैरह वगैरह, बहुत किस्म के तोहमात सामने आए थे क्योंकि नई वैक्सीन थी। लेकिन पीडियाट्रिशियन ने वालिदैन को ये एतमाद दिलाया कि नहीं ये अच्छी वैक्सीन है और इससे बेनतहा फायदा, यानी टाइफाइड की मुहिम वैक्सीन की सिंध में जो चली है वो एक दुनिया भर के अंदर मिसाली। ठीक, डॉक्टर साहब मैं आपसे भी इस पर पॉइंट लेना चाहूंगा, पहले डॉक्टर असद असलम साहब से। डॉक्टर साहब, मजीद किन बीमारियों के लिए कैंपेन की जरूरत है? पोलियो के अलावा जैसे हेपेटाइटिस हो गया या टाइफाइड के बारे में कैंपेन चला करती थी, अब इतना नहीं होता, तो कितनी जरूरत आप महसूस कर रहे हैं हुकूमत को मजीद किन बीमारियों के हवाले से वैक्सीन अवेयरनेस चलानी चाहिए? देखें, हेपेटाइटिस के मतलब तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रही है, बल्कि पूरे पंजाब में हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक तक बन गई है सूबे के पूरे, और उसमें लोगों को बड़ा एडवोकेसी इसमें विजिट करें। तो मैं जहाँ तक हेपेटाइटिस का ताल्लुक है उसकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन है। ठीक, और टाइफाइड के लिए, टाइफाइड वगैरह आपको रूटीन में जो पिछला पहले से मामला चलते थे वो वैसे ही चलते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। लोग उससे वैसे यूज में वो अपना उनकी पिछला पहले रूटीन में वो लगवाते थे कॉलरा टाइफाइड की वैक्सीन, वो उसी तरह लगवा रही है। हमारी स्ट्रॉन्ग जो कैंपेन है वो है बेसिकली हेपेटाइटिस के लिए, और इस वक्त जो पोलियो के लिए, और बाकी जो EPI के जो बीमारियाँ उसके लिए, और अब अल्लाह करे जल्द ही कोविड से भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को जल्द छुटकारा मिले। डॉक्टर जमाल रज़ा साहब, आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को, किस हद तक मजीद, जिस तरह पोलियो के लिए एक भरपूर अवेयरनेस कैंपेन होती है, दीगर बीमारियों के लिए भी आपने खुद बताया कि वैक्सीनेशन के हवाले से जरूरत होती है? जी, हमारा तो एम्फेसिस यही है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन की शरह जो है वो बाद सूबों में 40%, बलूचिस्तान के अंदर और भी कम है, तो वो बहुत ज्यादा मुतासर कर रही है सारी बीमारियों को से लोग दोबारा उनको हो रही है, और खासतौर पर कोविड के अंदर ये इम्यूनाइजेशन की शरह और गिर गई है। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन पर अगर तवज्जो बहुत ज्यादा दी जाए और भरपूर तरीके से, जैसे पैगामात कोविड के लिए बार बार टेलीफोन पे पैगामात दिए जा रहे हैं, जैसे ही आप डायल करते हो तो एक पैगाम आता है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है। इस तरह दीगर बीमारियों के लिए भी पैगामात होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमाल रज़ा साहब, डॉक्टर असद असलम साहब और डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की बीमारियों और हर किस्म की वबाओं से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।